Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. This is our second lecture of MTH486 Fluid Mechanics. मुझे उम्मीद है कि आपके शब रोज़ अच्छे गुजर रहे होंगे और आप सब बखैर आफियत होंगे. I am Dr. Fatmunir Abbasi, your instructor for this course. As usual, before the formal start of this lecture, I'll give you a brief layout of this lecture कि आज के lecture में हम करेंगे क्या. शुरू में we'll start with a brief review of whatever we studied in the first lecture. पहले लेक्चर में हमने क्या कुछ किया, क्या चीज़ें पढ़ी, क्या कॉन्सेप्ट्स लेके चले, शुरू में ज़रा ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टरवर्ड्स आज के लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस को ही कैरी ऑन करेंगे, जिनमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सर्विसेज शामिल हैं. विल सी कि ये हैं क्या चीज़ और हम इनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, पर्टिकुलरली कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सर्विसेज को. उसके बाद विल स्टडी फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूम, के फ्लूइड को एज अ कॉन्टिन्यूम कैसे अप्रोच किया जाता है और कैसे टैकल किया जाता है. देन विल स्टडी द डिफरेंशियल वर्सेस इंटीग्रल अप्रोच फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. दो किस्म की अप्रोचेस जो यूज़ होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, डिफरेंशियल और इंटीग्रल अप्रोच. हम इन दोनों को स्टडी भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे आज के लेक्चर में. इसके बाद आइलेरियन एंड लैग्रांजियन मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस हम डिस्कस करेंगे. इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ जो कि अभी तक आई होप कि आप इतने फेमिलियर नहीं हैं उनके साथ, इनको डिस्कस करेंगे. ज़रा लाइक टू एक्सप्लेन कि ये दोनों हैं क्या चीज़, आइलेरियन मेथड क्या है और लैग्रांजियन मेथड क्या है फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. उसके बाद विल गो थ्रू द डायमेंशंस एंड यूनिट्स. ब्रीफली देखेंगे कि डायमेंशंस और यूनिट्स हैं क्या चीज़, दोनों में फ़र्क है और कहाँ कहाँ इनकी यूटिलिटी होती है. पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स के हवाले से हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे और इनकी यूटिलिटी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट फ्लो फील्ड्स के अंदर किस तरीके से हम करते हैं, वो चीज़ें हम आज के लेक्चर में ब्रीफली ज़रा उनको डिस्कस करेंगे. और आखिर में I'll समराइज़ टुडेज़ लेक्चर और जो कुछ भी आज पढ़ा होगा उसको ब्रीफली ज़रा ओवरऑल करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. पिछले लेक्चर के अंदर विच वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, शुरू में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया. आई टोल्ड यू अबाउट माय एजुकेशन एंड व्हाट आई डिड एज फार एज माय रिसर्च इज़ कंसर्न्ड. देन आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू फ्लूइड मैकेनिक्स, द बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. है क्या चीज़, फ्लूइड का क्या मानी है और मैकेनिक्स क्या चीज़ है और ये साइंस कैसे वर्क करती है. फिर उसके बाद हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स का. वी सॉ that how the science has developed over many centuries, कैसे very renowned scientists ने contribute किया, मुख्तलिफ laws develop किए, मुख्तलिफ principles develop किए, मुख्तलिफ equations derive की for the analysis of fluid mechanics. Then we investigated briefly कि कौन कौन सी equations हैं जिनको हमें fluid mechanics के अंदर deal करना पड़ता. After that we discussed slightly in a very brief manner the utilities and applications of fluid mechanics. कि fluid mechanics की utilities कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे हम साइंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, करते हैं और कहाँ पे ये चीज़ हमें बेनिफिट कर सकती है. नॉलेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स अगर हमें अच्छे तरीके से हो तो हम इसको किस तरीके से अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, किन किन प्लेसेस के ऊपर किन किन ब्रांचेस के साथ ये इंटरलिंक होता, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी. देन वी एनालाइज्ड दैट हाउ वी विल परस्यू टुवर्ड्स दिस कोर्स, कैसे कोर्स की इवैल्यूएशन होगी, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस और टर्मिनल्स एंड सेशनल्स, ये सारी चीज़ें लेके चले. आई गेव यू बिट टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू परस्यू दिस कोर्स, कैसे इस कोर्स को टैकल करें, कैसे इस कोर्स को लेके चलें, ये तमाम चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी. आफ्टर दैट some basic quantities and basic principles were analyzed, कि हमने देखा कौन कौन सी quantities हैं जिनके लिए हम concerned हैं, जिनके लिए हम find करना चाह रहे हैं, जिनमें velocity prime नंबर पे, पहले नंबर पे है. उसके साथ साथ obviously pressure and density, ये वो quantities थी जिनके लिए we are keen और तमाम analysis इसीलिए होगा कि हम इन चीज़ों को find out कर सकें. Then we discussed some basic definitions. थोड़ा सा डिटेल के अंदर हमने देखा कि वेलोसिटी क्या चीज़ है, डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट, ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, एनालाइज की इन वन वे और द अदर.
टुडे इस लेक्चर के अंदर जो हमारा सेकंड लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, हम इन्हीं चीज़ों से लिंक करते हुए आगे चलेंगे और मज़ीद एक ईंट रखेंगे अपने इस कोर्स की टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन. एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट यू कि आप भी चीज़ों को इसी तरह से स्मूथली वे में लेके चलें, इंटरलिंक करें, पिछली चीज़ें जो पढ़ी हैं उनको साथ लेके नई की तरफ आएँ जो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ द मेथड विच आई विल यूज़, आई विल ट्राई कि चीज़ों को इंटरलिंक किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके. अगेन चूँकि ये बेसिक लेक्चर्स हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर. आज के लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम. व्हाट इज़ अ सिस्टम? This is our prime question as far as the start of this lecture is concerned. Okay, a system is defined as a fixed quantity of mass at rest or in arbitrary motion confined in a region of space and bounded by real or imaginary geometric boundaries or surfaces. The boundaries may be fixed or movable, but no mass crosses them hypothetically. अगर सादे और बहुत ही सिंपल अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो सिस्टम एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसी स्पेस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं और जो कि बाउंड हो किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर और किसी बाउंड्रीज के अंदर लिमिटाइज्ड हो. ये सिस्टम उसका एनालिसिस मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है. अभी तो चूँकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इसको फोकस रखेंगे, वरना सिस्टम बड़े जनरलाइज किस्म के हो सकते हैं. लेकिन ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ की है कि उसकी कोई ना कोई बाउंड्री ज़रूर हो, चाहे डिफाइंड हो, जैसे कि आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. डिफाइंड बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, अनडिफाइंड और इमेजिनरी बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम को जो बाकी उसकी इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर है उससे अलग किए हुए हों. Otherwise, you can't differentiate between a system and its surrounding atmosphere. So, it is necessary that a system must be bounded or cordoned off by somewhat real or somewhat imaginary boundaries. There are few examples of a system from the daily life. Let's see, a cup of coffee on a table. This is a system. A very simple example of a system. एक कॉफ़ी का कप जो कि एक टेबल पे पड़ा हो या एक चाय का कप जो किसी भी टेबल के ऊपर पड़ा, अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, द लिक्विड इन द कप, इट्स टेम्परेचर, कितने किस्म की चीज़ें इसके अंदर डली हैं और क्या क्या चीज़ चली, ये सारा उस सिस्टम का हिस्सा है और उसके एनालिसिस के मुख्तलिफ जुज़ियात हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है. अब अगर थोड़ा गौर करें तो वो जो कप है और जो कप की वॉल्स हैं वो उस सिस्टम को बाकी तमाम सराउंडिंग से अलग किए हुए हैं. This is the boundary of the system and we'll see in detail कि कैसे boundaries vary भी कर सकती हैं. Another example of a system is blood flowing in our veins and arteries. जो खून और जिस्म के मुख्तलिफ रगों के अंदर रवां है. This is also an example of a system. Water flowing through a pipe. This is an example of a system. Our body, the room in which I am sitting, the room in which you are sitting, our houses, our cities, this planet Earth, our solar system, these are all examples of a system. इन 3-4-5 किस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स को यहाँ लिखने का और मेंशन करने का मकसद ये था कि आप इमेजिन कर सकें और थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके सोच सकें कि सिस्टम कितना छोटा और कितना वसी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं. नाउ अगर एग्जांपल देखें अर्थ की या सोलर सिस्टम की, दिस इज़ अ ह्यूज एंड मैसिव सिस्टम, वेयर एज अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ अ वेरी लिमिटेड एंड वेरी स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम कंपेयर टू दैट. सो सिस्टम बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस विच वी आर गोइंग टू मेक. लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि इस सिस्टम को बाकी चीज़ों से अलग करने के लिए कोई बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए और बाउंड्री भी इस किस्म की कि कोई मास उससे क्रॉस ना हो सके. टेक फॉर इंस्टेंस, जैसे कप की मिसाल डिस्कस हुई, इसकी कन्फाइंड बाउंड्रीज़ हैं. जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी रगों के अंदर, तो इन वेन्स और आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं ये यहाँ पे बाउंड्रीज़ का काम कर रही हैं जो कि उस ब्लड को और उसके अंदर बहने वाली तमाम चीज़ों को अलग कर रही हैं सराउंडिंग से, बाहर जो कुछ भी है उससे अलग कर रही हैं. सो दिस इज़ व्हाट अ बाउंड्री डज. It separates a system from all its surrounding atmosphere. Our body, ये जो स्किन है हमारी, it acts as a boundary जो हमारी बॉडी को बाकी
एटमॉस्फेयर से डिफ़र करती है, अलग करती है इन अ नंबर ऑफ वेज. एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी भी है कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, इट एक्ट्स एंड इट प्लेज डिफरेंट रोल्स ऑन द बाउंड्रीज एज वेल, जो कि हम डिटेल में इस कोर्स जैसे जैसे हम परस्यू करेंगे हम डिटेल में भी देखेंगे कि सराउंडिंग्स का या एटमॉस्फेयर का क्या असर है बाउंड्रीज के ऊपर एंड देन ऑन द सिस्टम. लेकिन अभी तक के लिए ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप बाउंड्री के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि कैसे वो सिस्टम को बाकी चीज़ों से अलग करती हैं. नाउ इन दिस रूम इन विच आई एम सिटिंग, इसकी जो वॉल्स हैं दीज आर एक्टिंग एज बाउंड्रीज जो इसको बाकी रूम से सेपरेट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रूम से या पार्किंग लॉट से इसको अलग करने में इन वॉल्स का बड़ा किरदार है. लाइकवाइज इस रूम में आप बैठे हैं, उसकी दीवारें उसको एक सिस्टम बना रही हैं और कॉर्डन ऑफ कर रही हैं बाकी जगहों से. अब ये सारी मिसालें वो हैं जहाँ पे देर आर डिफाइंड बाउंड्रीज. कप के केस में देर इज़ अ डिफाइंड बाउंड्री, arteries or veins के केस में these are defined boundaries. In the case of this room it is a defined boundaries. But take for instance that if our city is a system and we are to analyze the mechanics of air or the fluid or the air flowing in our system in our city, इसको अगर analyze करना जाए तो हम अपने city को भी एक system deal करेंगे, लेकिन there is no confined boundary. Which is my point here. So we just say imaginarily draw a boundary around it कि हाँ जी ये confined system है, these are the boundaries. ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद या से लाहौर या कराची ये एक सिटी है बाकी सिटीज़ से अलग करके. तो इस तरीके से समटाइम्स हम बाउंड्रीज डिफाइंड फॉर्म में नहीं होती, लेकिन हम एनालिसिस के लिए बाउंड्रीज को इमेजिन कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम को बाकी उनसे अलग कर रही हैं. सेम विल गो फॉर द प्लैनेट अर्थ एंड फॉर द सोलर सिस्टम एज वेल. नाउ अर्थ डज नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री. इस हमारी ज़मीन के ऊपर जो हवा का एक तय है पूरी, एक मखसूस हद पे जाके वो ख़त्म हो जाती है. बट दैट इज़ नॉट डिफाइंड कि एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर जनाब ये जाके तो एटमॉस्फेयर की हद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वैक्यूम शुरू होगा. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, नॉट अ क्लोज्ड बाउंड्री सॉर्ट ऑफ अ थिंग. येट रफली हम लेके चलते हैं कि जनाब हाँ जी ये इसकी बाउंड्री है एंड वी एज्यूम कि इस बाउंड्री के अंदर ही हमारा सारा सिस्टम कन्फाइंड है. सो इन तमाम मिसालों से माई पॉइंट वाज टू कन्वे यू कि सिस्टम की समटाइम्स डिफाइंड बाउंड्रीज हो सकती हैं और समटाइम्स वी हैव टू इमेजिन व्हाट अ बाउंड्री विल बी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. Coming towards the surroundings, now system and surroundings are totally interlinked sort of things. जहाँ system है obviously उसकी कोई ना कोई surroundings होंगी and this is how it works. If to give you a particular definition, the surrounding is defined as the region of physical space beyond the boundaries of the system is called its surrounding. उन boundaries के बाहर, system की boundaries के बाहर जो भी कुछ atmosphere है, जो भी कुछ सराउंडिंग चीज़ें हैं वो तमाम सिस्टम की सराउंडिंग्स कहलाती हैं. और इन सराउंडिंग्स का ऑब्वियसली एज आई सेड बिफोर कि मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं ऑन द बाउंड्रीज एंड ऑन द सिस्टम एज वेल, जिनको कंसिडर करना सम केसेस के अंदर बहुत ज़रूरी है. सो द सराउंडिंग्स ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन हाउ नियर और फार आर द बाउंड्रीज ऑफ अ गिवन सिस्टम. सराउंडिंग्स लार्जली डिपेंड अपॉन के बाउंड्रीज कहाँ पे कन्फाइन कर रही हैं. कप के केस में चूँकि एक बहुत छोटा सिस्टम है, सो एवरीथिंग आउट दैट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ सराउंडिंग्स. जबकि अर्थ के केस में चूँकि बाउंड्रीज बहुत दूर दूर हैं इसलिए सराउंडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट और वसी हैं. टेक फॉर इंस्टेंस दैट द एग्जांपल्स ऑफ सराउंडिंग्स आर द एयर एंड एनवायरनमेंट सराउंडिंग द कप. अगर आपका कप एक सिस्टम है और आप उसको कंसिडर कर रहे हैं तो उस कप के बाहर जितनी भी एयर या एनवायरनमेंट है या इस रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो तमाम उस कप के लिए सराउंडिंग्स का किरदार अदा करेगा. सिमिलरली द फ्लैश एंड फ्लूइड सराउंडिंग द वेन्स एंड आर्टरीज will act as surroundings of the system confined within the boundaries of those veins. Environment outside the pipe will act as surrounding for the system of fluid flowing through that pipe and so on. अगर इस ज़मीन को देखा जाए तो सोलर सिस्टम जो है वो इस की सराउंडिंग का किरदार अदा करता. So up till now you should be familiar that what a system is
how small or how large can a system be, and how a system should be confined in some real or imaginary boundaries in order to separate it from its surroundings, ताकि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये हमारा सिस्टम है रफली और इसके बाहर जो कुछ है वो तमाम इसकी सराउंडिंग्स हैं, एंड देन वी स्टडी इट एंड एनालाइज इट कि कैसे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करके एनालाइज किया जा सकता है, जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम करते हैं, एंड विल सी कि कैसे हम इसको चलेंगे. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस. Well, a control volume is an arbitrary volume in space through which fluid flows. More precisely, a control volume is a finite region chosen carefully by the analyst with open boundaries through which mass, momentum, and energy are allowed to cross. The analyst makes a budget or balance between the incoming and outgoing fluid and the resultant changes within the control volume. The result is a powerful tool but a crude one. ये तो तमाम ट्रिवियल डेफिनेशंस हो गई कंट्रोल वॉल्यूम की. अगर आम अल्फाज में इसको या सादा अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा, ऑब्वियसली चूँकि एक वॉल्यूम है, नाम से ज़ाहिर है, सो इट्स अ वॉल्यूम जो हम सपोज कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली सपोज कर लेते हैं कि जिसके अंदर से फ्लूइड गुजर रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, देन द वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप, और एक मखसूस एरिया उस पाइप का जिसके अंदर से वो गुजर रहा है, दैट विल वी कैन एज्यूम इट एज अ कंट्रोल वॉल्यूम इन दैट केस. बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इस एजम्पशन का हमेशा से एक ही है कि हम एक बैलेंस फाइंड आउट कर सकें कि कितना फ्लूइड इज़ फ्लोइंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम, सो दैट वी कैन क्रिएट अ बैलेंस between the amount of fluid or mass or energy entering the control volume and leaving the control volume. और फिर उस बैलेंस को यूज़ करते हुए हम अपने एनालिसिस को आगे लेके चलते हैं. Attached to the concept of control volume is the concept of control surface. A geometric boundary of the control volume is called control surface. Obviously एक control volume है, उसको सराउंड करने वाली जितनी भी बाउंड्री है वो control surface कहलाएगी. It may be real or imaginary, it can be at rest or in motion. So control volume को जो surface surround करे वो control surface कहलाएगी. Control surface real भी हो सकती है, again like similar to the boundaries of a system which we defined. It can be real or it can be imaginary, जो कि hypothetically assume की जा सके. It can be at rest or in motion, जो move भी कर सकती है, shrink भी हो सकती है, expand भी हो सकती है, depending upon the system itself. लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ समझने के लिए कि जिस किस्म की कंट्रोल सरफेस होगी, जिस किस्म की बाउंड्री होगी, रियल होगी तो एनालिसिस ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, इमेजिनरी होगी तो एनालिसिस का तरीकाकार थोड़ा सा बदल जाएगा. अगर बाउंड्रीज़ या कंट्रोल सरफेस एट रेस्ट है तो एनालिसिस का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होगा उससे जब कंट्रोल सरफेस विल बी मूवेबल. सो ये तमाम चीज़ें क्लोजली जुड़ी हैं एनालिसिस से, एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड फ्लो, और इनमें से किसी भी एक चीज़ की तब्दीली से एनालिसिस के तरीकाकार और हमारे आउटपुट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है. Now there are different types of control volumes. In the analysis of fluid flow, there are two types of control volume which are important. First one is the finite size control volume, and second one is the differential size control volume. The finite size control volume is further divided into two types: deformable control volume and non-deformable control volume. Now the deformable control volume is the one in which the control surface is changing its shape, whereas the non-deformable control volume is the one in which the control surface remains fixed and it cannot be changed. नाम से तकरीबन इट्स ऑब्वियस कि डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम, ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम जो डिफॉर्म हो सके, तो ऑब्वियसली डिफॉर्म होगा तो शेप चेंज होगी. सो वी डिफाइन इट इन द मैनर कि जब किसी कंट्रोल वॉल्यूम के कंट्रोल सरफेस अपनी शेप चेंज करे तो इट इज़ टर्म्ड एज डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम, कि ये कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इट इज़ डिफॉर्मिंग, आइदर श्रिंकिंग और एक्सपैंडिंग और डूइंग एनीथिंग दैट कैन चेंज इट्स शेप. On the other hand, the non-deformable control volume is the one in which the control surface remains unperturbed.
जहाँ पे कंट्रोल सरफेस अपनी शेप चेंज नहीं कर रही, किसी किस्म का उस पर असर नहीं पड़ रहा। सो जो वॉल्यूम फिक्स था एनालिसिस के शुरू में आखिर तक वो इसी तरह फिक्स्ड ही रहेगा क्योंकि कंट्रोल सरफेस चेंज नहीं हो रही। यहाँ तक के लिए तो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े ठीक हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको जिससे मैं फेमिलियर कराना चाहता हूँ, अमूमन यूजुअली स्किप हो जाता है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर और मुख्तलिफ टीचर टू टीचर वेरी करता है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बी डिस्कस्ड हेयर। दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इंग्लिश की अमूमन यूज़ होती हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड वन इज़ माइक्रोस्कोपिक। तो फ़र्क क्या है दोनों में? Well, the word macroscopic refers to a quantity or a system large enough to be visible to the naked eye. ऐसी चीज़ जो आप आम कॉमन इंसानी आंख से देख सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, ऐसा सिस्टम या ऐसी बॉडी को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक बॉडी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, एक कप के अंदर अगर चाय है, दूध है, पानी है, तो यू कैन सी इट विद द नेकेड आई। आपको किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है उसको ये देखने के लिए और एनालाइज करने के लिए कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है और क्या नहीं। 1 लीटर ऑफ ब्लड, एक ब्लड की बॉटल अमूमन जो ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ होता है, उसको देखें तो इट इज़ विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। वाटर फ्लोइंग थ्रू अ फ्लो सिस्टम, किसी भी चैनल के अंदर से, किसी भी कैनाल के अंदर से जो पानी फ्लो कर रहा है, यू कैन सी इट विद द नेकेड आई। सो दीज आर ऑल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। ऑन द अदर हैंड द वर्ड माइक्रोस्कोपिक रेफर्स टू अ क्वांटिटी and or a system so small as to be invisible without the use of a microscope. Microscopic किसी भी ऐसी चीज़ को, ऐसी भी ऐसे सिस्टम को कहा जाता जिसको आप माइक्रोस्कोप के यूज़ के बगैर ना ऑब्जर्व कर सकें। अब 1 लीटर ऑफ वाटर को तो नेकेड आई से देखा जा सकता, लेकिन इसी तरह इसके पैरेलल अगर आप देखें तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये वो चीज़ है कि जो कोई भी नेकेड आई से नहीं देख सकता। भाई 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के कैसे होंगे, 100 कैसे होंगे, या 500 मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे। सो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स यू नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। उसके बगैर आप इनको एनालाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली ब्लड को तो नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन ब्लड के अंदर मूव करने वाले रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। They can only be seen and observed with the use of a microscope. हवा को तो शायद हम फील कर सकते हैं और इन सम केसेस हम गैसेस को देख भी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि इस हवा के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो इस हवा के अंदर मौजूद हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि इन दोनों सिस्टम, दोनों किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी प्रिसाइजली। खासकर जो कॉन्सेप्ट्स हम इससे आगे डिस्कस करने लगे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ तक ये चीज़ एनालाइज कर लें कि जब भी कोई फ्लूइड मूव करता है तो इट्स अ कम्बिनेशन। इट इज़ साइमल्टेनियसली मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक। आप फ्लूइड को फ्लो करते हुए देख सकते हैं, वो एक तरीका कार है। इट इज़ मैक्रोस्कोपिक, यू कैन सी इट फ्लोइंग, यू कैन सी इट इंटरेक्टिंग विद द बाउंड्रीज, यू कैन सी हाउ इट चेंजेस इट्स शेप व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। किसी जग में से ग्लास में डालेंगे तो तब इसकी शेप बदल जाती है। ये तमाम चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके पैरेलल इसी टाइम के ऊपर साइमल्टेनियसली इसके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स भी मोशन के अंदर हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो मिलके पानी को बना रहे हैं, जो मिलके ब्लड को बना रहे हैं, जो डिफरेंट किस्म के सेल्स मिलके हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को मेकअप कर रहे हैं, हम उनको नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। दिस इज़ अ साइमल्टेनियस फिनोमेना। कुछ चीज़ें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही ऑब्जर्व करेंगे। सो एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट यू टू बी फेमिलियर कि आप फ्लूइड को जब फ्लो करता देखें तो एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखें अपनी कॉमन लाइफ के अंदर कि ये वो फिनोमेना है, एक फिनोमेना जो आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक वो फिनोमेना है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके पैरेलल हो ज़रूर रहा है कि कैसे उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। सो दीज टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। एक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक जो है विदाउट द एड ऑफ एनी साइंटिफिक इक्विपमेंट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है for the upcoming analysis. Now often the fluid is referred as a continuum. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि fluid is a continuum? Well, all fluids are composed of molecules in constant motion. However, in most of the engineering applications, we are interested in average or macroscopic effects of combination of many molecules. It is these macroscopic effects that we can perceive and measure. We thus treat a fluid as an infinitely divisible substance, a continuum, and are not concerned about the behavior of individual molecules. फ्लूइड को कॉन्टिन्यूम लेने का मकसद क्या है? पहली बात है कि कॉन्टिन्यूम है क्या चीज़. कॉन्टिन्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्टीन्यूसली डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन अ स्पेस. यानी कि अगर आप पानी को किसी ग्लास के अंदर फिलअप करें तो इट इज़ कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ग्लास. सो हर जगह के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली जो पोर्शन इसका भरा नहीं है उसके अंदर तो नहीं, लेकिन जहाँ तक ये फिल्ड है उस फिल्ड पोर्शन के अंदर इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो फ्लूइड अगेन जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का कॉन्सेप्ट है उसको ऑन बोर्ड लेके चलें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि ऑसिलेट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ molecules as far as the fluid mechanics is concerned generally. In some cases we are interested in that, but यहाँ तक के लिए इतना ध्यान में रखना काफ़ी है कि हमें सिर्फ मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स से कंसर्न होगा, वो चीज़ें जो हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो वी ट्रीट द फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूम जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसके असरात क्या हैं एनालिसिस के ऊपर? दिस इज़ इंटरेस्टिंग. Taking fluid as a continuum simply means that its variation in properties is so smooth that the differential calculus can be used to analyze the substance. We shall assume that continuum calculus is valid for all analysis in this course. Primarily, हम continuum approximation के ज़रिए ये चीज़ assume कर लेते हैं जो कि एक बड़ी realistic किस्म की assumption है कि fluid की जितनी भी properties हैं वो continuously change हो रही हैं. अगर चेंज हो रही हैं तो वो चेंज कॉन्टीन्यूस है. दीज आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस ऑफ द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, ना कि उनमें कोई डिसकॉन्टीन्यूटी है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी. सो ईच फ्लूइड प्रॉपर्टी इज assumed to have a definite value at each point in space. Thus the fluid properties, that is density, temperature, velocity, etc. are considered to be continuous functions of space and time. अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड अल्फाज के अंदर कहा जाए तो वी कैन से दैट कि जितनी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स के और टाइम के. क्योंकि हमने फ्लूइड को एज अ कॉन्टीन्यूम ट्रीट करना है, इसलिए ये उसके आउटपुट के तौर के ऊपर दिस द कॉन्सिक्वेंस of the continuum approximation that the density, temperature, velocity, etc. are continuous functions of space and time. Well, differential was his integral approach. दो किस्म के approaches use होती हैं, एक differential, एक integral approach. कैसे differ करती हैं दोनों? We'll see. The basic laws of fluid mechanics can be formulated in terms of infinitesimal or finite systems and control volumes. We suspect that the resulting equations will be different in both cases. In the first case, the resulting equations are differential equations, whereas in the later case, we call them global equations. That is, equations governing the gross behavior of flow, and hence use the integral formulation of basic laws. Fluid mechanics के analysis के अंदर दो किस्म के approaches use होती हैं. एक ये कि infinitesimally यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने फ्लो को डिवाइड करके एनालाइज किया जाए, या फाइनाइट सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम्स को डिस्कस किया जाए. पहले केस के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिलेंगी, जबकि हम जनरली अगर एनालिसिस करेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशंस मिलेंगी और एनालिसिस दोनों में एनालिसिस का तरीकाकार दोनों में फ़र्क हो जाएगा. वेल, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल अप्रोच फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. वेल, इन अदर वर्ड्स, इन एनालाइजिंग फ्लूइड मोशन वी माइट take one of the two paths, seeking to describe the detailed flow pattern at every point, say x, y and z, which are the space coordinates in the field, or working with a finite region, making a balance of flow in versus
in versus flow out, and determining gross flow effects such as the force of torque on a body or the total energy exchange. The second is the control volume method, and the first is the differential approach. मज़ीद इसी एनालिसिस को अगर कैरी ऑन किया जाए या इसी डिबेट को अगर कैरी ऑन किया जाए तो Eulerian or Lagrangian methods of description are very much say very familiar sort of terminologies for the people working in the field of fluid mechanics. So चूँकि आप fluid mechanics से इतना ज़्यादा अभी तक familiar नहीं है, so I would like to explain these two approaches to you कि Eulerian method of analysis क्या है और Lagrangian method क्या चीज़ है. For complete analysis of fluid motion, it is necessary to observe the motion of fluid particles at various points and at different times. As far as mechanics is concerned, there are two different points of views in analyzing problems in mechanics. First one is the Eulerian method, the second one is the Lagrangian method. So fluid mechanics के अंदर we are interested in observing the motion of fluid particles and obviously a very large number of particles. How we analyze it, this is a very interesting question. So there are two methods of analyzing this. First one is the Eulerian method and second one is the Lagrangian method, and we'll see कि दोनों में फ़र्क क्या. The Eulerian method deals with the study of flow pattern of all the particles simultaneously at a section. In this method, the path traced by all the particles at one section and one time are studied in detail. The Eulerian method of description is concerned with the field of flow and is more appropriate for fluid mechanics. In the Eulerian method, we compute the pressure field as a function of 3 space and 1 time coordinate of the flow pattern, not the pressure changes, that is the pressure only as a function of time which a particle experiences as it moves through the field. Eulerian approach के अंदर, if to be said in a more simple manner, Eulerian approach के अंदर हम जनरली फ्लो का बिहेवियर, फ्लूइड का बिहेवियर किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर एनालाइज करते हैं जनरली, इस बहस में जाए बगैर कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर है. हम ग्रॉस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे जनरली कि किसी भी एक सेक्शन के ऊपर किसी फ्लो फील्ड के किसी हिस्से में फ्लूइड का फ्लो कैसा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर प्रेशर कितना लग रहा है. तो जब ये मेथड ऑफ एनालिसिस होगा तो वहाँ वेलोसिटी अगेन एंड प्रेशर एंड डेंसिटी, दीज विल बी फंक्शंस ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका 2 डायमेंशनल फ्लो है, 3 डायमेंशनल फ्लो है या यूनी डायमेंशनल फ्लो, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी. अनलाइक द लैग्रांजियन अप्रोच जो कि थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जहाँ पे हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एनालाइज करते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे हमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, जबकि हम टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का एनालिसिस करना मकसूद होता. So the Lagrangian method deals with the study of a flow pattern of the individual particles. Again, I repeat, the Lagrangian method deals with the study of flow pattern of the individual particles. यानी Lagrangian method के अंदर हम flow of individual particles को डिस्कस करते हैं कि ये individual particles कैसा behave करेंगे और कैसे move करेंगे, and कितना pressure उनके ऊपर exert हो रहा है या कितना pressure वो exert कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिहाज से अगर स्टडी की जाएँ तो दैट method of analysis is known as Lagrangian method of analysis. In this method, the path traced by the particle under consideration with the passage of time is studied in detail. Again, the Lagrangian approach, which is more appropriate in solid mechanics, will not be treated in this course. However, certain numerical analysis of sharply bounded fluid flows, such as the motion of isolated fluid droplets, can very conveniently be computed in Lagrangian coordinates. दोनों में फ़र्क क्या हुआ जी? फिर अगेन एक छोटी सी मिसाल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि the two descriptions can be contrasted in the analysis of traffic flow along a freeway. A certain length of a freeway may be selected for a study and called the field of flow.
obviously as time passes various cars will enter and leave the field, and the identity of specific cars within the field will constantly be changing. The traffic engineer ignores specific cars and concentrates on their average velocity as a function of time and position within the field, plus the flow rate or number of cars per hour passing a given section of the freeway. सिंपल अगर आप इनको समझना चाहें तो इस छोटी सी मिसाल से आप दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है इसको समझ सकते हैं. किसी भी सिंपल रोड पे खड़े होके अगर गाड़ियों के फ़्लो को एनालाइज किया जाए तो अगर तो आप जनरली इंटरेस्टेड हैं कि एवरेज कितनी नंबर ऑफ़ कार्स पास करेंगी वहाँ से एक मखसूस टाइम के अंदर, एक मखसूस सेक्शन के अंदर से, रोड के से 1 और 2 किलोमीटर की लेंथ में से कितनी गाड़ियाँ 24 आवर्स के अंदर पास करती हैं, जैसा कि सर्टेन एनालिसिस जो कि ट्रैफिक फ्लोज के लिहाज से परफॉर्म किए जाते हैं उनके अंदर कंसर्न होता है हमें, और उन गाड़ियों की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. ये सारी चीज़ें विदाउट गोइंग इनटू डिटेल के पर्टिकुलर किस्म की कितनी गाड़ियाँ होंगी और उन पर्टिकुलर गाड़ियों की क्या वेलोसिटी होगी और उनके कितने नंबर ऑफ़ कार्स एक पर्टिकुलर तरह की वहाँ से पास करेंगी, इस पर्टिकुलरिटी में जाए बगैर अगर आप एवरेज बिहेवियर ऑफ द कार्स एंड इट्स वेलोसिटीज़ एंड नंबर ऑफ़ कार्स इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो दिस विल बी द आइलेरियन अप्रोच. इंस्टेड इसके बजाय अगर आप स्पेसिफिक तरह की गाड़ियों का वहाँ से गुजरना और उनकी एवरेज वेलोसिटी और उनके नंबर ऑफ़ व्हीकल्स डिटरमिन करते हैं मखसूस गाड़ियों के लिए, तो दैट विल बी द लैग्रांजियन मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन. This is in more detail given in the book of Fluid Mechanics by F.M. White, if you are interested in studying in detail. Now, as far as the fluid mechanics is concerned, the Eulerian method is preferred because of its mathematical simplicity. Mathematically, Eulerian approach is much simpler as far as the fluid mechanics is concerned, क्योंकि there are numerous infinite number of particles. तो each particle का अलग अलग एनालिसिस करना is a tremendous sort of a task. So we generally go for the average behavior of the fluid observable with the naked eye, जो कि गुफ्तगू एक चल रही है मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक कॉन्टिन्यूम से होके आप लैग्रांजियन तक. सो हम एक ख़ास किस्म की अप्रोच फॉलो करते हैं, इसको आइलेरियन अप्रोच कहा जाता है, इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज behavior of the fluid instead of the study of individual particles. In fluid mechanics, the movement of an individual particle is not of much importance. So individual particles की motion हमारे लिए इतनी ज़्यादा interesting या concerned हम उसके लिए नहीं होते, इसलिए we are focusing ourselves towards the average behavior of the fluid. Now, what are the dimensions and units? These concepts are also very, very important as far as the fluid mechanics is concerned. अमूमन हमने सुना होता है कि जनाब डायमेंशन भी कुछ चीज़ है, हमारे लिए यूनिट्स भी फेमिलियर हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स आर अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. इन दोनों में फ़र्क क्या है ये चीज़ इतना ओपनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यहाँ पे इस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन इस तनाजुर में किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग इनटू द कोर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स they should be able to differentiate between what are dimension and what are the units. इन दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में इंटरलिंक किस किस्म के हैं और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे. डायमेंशंस एंड यूनिट्स का आपस में क्या लिंक है, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे. वेल, जनरली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. It goes without saying that the answer must have units. In some fields, only dimensions of the quantities involved are worth knowing. In other, units are more important than anything else. So at this point, we must be able to differentiate between the two. कुछ तरह के एनालिसिस में हमें सिर्फ डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है और हमारे लिए डायमेंशंस ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जबकि कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर हमें स्पेसिफिक यूनिट्स के अंदर आंसर चाहिए होता है. सो ये ज़रूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट करना सीखें इन दोनों के अंदर कि दोनों में फ़र्क क्या. वेल, अ डायमेंशन इज़ द मेजर बाय विच अ फिजिकल वेरिएबल इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली.
In other words, dimension is generally used to refer to any measurable quantity. For example, we refer to physical quantities such as length, time, mass, and temperature as dimensions. Dimension is a powerful concept about which a splendid tool called dimensional analysis has been developed. This is a, say, textbook definition and textbook explanation of dimension. If speaking in a very common manner, dimension एक ऐसी चीज़ का नाम है जिससे हम कोई भी नापे जाने वाली चीज़ को नाप सकें. Simple as that. किसी भी मेजर की जाने वाली चीज़ को मेजर की कर सकें, किसी क्वांटिटी के अंदर किसी ख़ास नाम दे दें उसको, वो डायमेंशन कहलाएगी. फॉर एग्जांपल फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेंथ, टाइम एंड मास एंड टेम्परेचर, ये डायमेंशन है. हम इनको मेजर कर सकते हैं. और किस टर्म्स में मेजर करेंगे? लेंथ को लेंथ की टर्म में, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टाइम. तो टाइम को टाइम की टर्म में हम मेजर करेंगे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास. एंड मास को मास के लिहाज से मेजर करेंगे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर. सो ये तमाम चीज़ें जो कि ऑल्दो तमाम की तमाम जो हैं मेजरेबल हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट एंड दे आर मेजर्ड डिफरेंटली एंड दे हैव डिफरेंट, और इन अदर वर्ड्स speaking in a more scientific way, they have different dimensions. So even though they are similar in a way that they all can be measured, yet they are different because they have totally different dimensions. ये subject dimensional analysis इतना एक वसी subject है कि एक specific अलग branch ये जो dimensional analysis की develop हुई है. Dimensional analysis के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ का एनालिसिस जब हम उनकी डायमेंशन का करते हैं तो एक स्पेसिफिक ब्रांच अलग से इसके लिए डेवलप की गई है जिसको डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन अप्लाइड साइंसेस. वेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस को क्लासीफाई किया जाता है. प्राइमरी जो कि मोर बेसिक किस्म की, और सेकेंडरी जो कि प्राइमरी के बाद आए हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकें यूजिंग द प्राइमरी डायमेंशंस. In any particular system of dimensions, all measurable quantities can be divided into two types. The first one is the primary quantities and the second one is the secondary quantities. Primary quantities are those for which we set arbitrary scales of measure. Generally in fluid mechanics, there are only 4 primary dimensions from which all other dimensions can be derived. Those are mass, length, time and temperature. सो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर शामिल है. दीज आर टर्म्ड एज प्राइमरी क्वांटिटीज़ विच आर वेरी बेसिक, एंड बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं यूजिंग दीज प्राइमरी क्वांटिटीज़, यूजिंग दीज प्राइमरी डायमेंशंस. एंड द सेकेंडरी क्वांटिटीज़ ऑन द अदर हैंड आर दोज whose dimensions are expressible in terms of dimensions of the primary quantities. तमाम वो चीज़ें जिनको मेजर किया जाता है in terms of primary quantities वो secondary quantities कहलाती हैं. Take for instance, अगर if it is not clear, take the example of area. Now area can be measured. Area of say square region is length into its width, or square of the length. So a rectangular region, again its length into width. So it is measured in terms of length. And volume, again say cube of length if talking in the terms of dimension. So it is a cube of length. All these quantities, velocity measured in terms of length and time has the dimension of length over time. So ये तमाम secondary quantities हैं जो कि again measure होंगी in terms of basic और primary quantities. So primary quantities वो हैं जिनके लिए हम arbitrary scale set करें कि जनाब ये length का scale है, ये time का scale है, ये mass का scale है और ये temperature का scale है, और बाकी तमाम measurements जो हैं बाकी quantities की से area, volume, acceleration, pressure, ये तमाम चीज़ें हम मेजर करें यूजिंग दीज प्राइमरी क्वांटिटीज. देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ डायमेंशंस दैट आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उससे पहले ज़रूरी है एक चीज़ को डिस्कस करना, दैट इज़
any valid equation that relates physical quantities must be dimensionally homogeneous. That is, each term in the equation must have same dimension. कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी खूबसूरती एक चीज़ के अंदर लाई करती है कि जब अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है तो उसमें अपीयर होने वाली तमाम टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी. फॉर एग्जांपल इन दिस स्लाइड इफ़ यू कैन सी दिस इक्वेशन विच इज़ a + b + c = d. अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये a b c d कुछ भी हैं, अगर तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और दिस इज़ अ वैलिड इक्वेशन, then all a, b, c and d have same dimensions. इन तमाम की dimensions same होनी चाहिए. Take for instance, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 1 किलो के अंदर आप 5 किलोमीटर ऐड कर लें, क्योंकि ये डायमेंशनली ऐड अप नहीं हो सकती. लेंथ की डायमेंशन के अंदर आप मास की डायमेंशन ऐड अप नहीं कर सकते. सो इफ टू क्वांटिटीज आर बीइंग ऐड अप and result in a third quantity, so all these quantities must have same dimensions. दो quantities को जमा करके जो तीसरी quantity मिले, again उसकी भी dimension वही होगी जो पहली दो quantities की थी. So any mathematical equation उसके अंदर अगर valid obviously है, ऐसा नहीं है कि sometimes गलत equation लिख के तो आप ख़ुद से कहें जनाब कि ये मैंने ऐसी इक्वेशन बना ली जिसमें टर्म्स की डायमेंशन मुख्तलिफ है, दैट विल बी ऑब्वियसली अ मैथमेटिकल ब्लंडर. सो इफ इट इज़ अ वैलिड मैथमेटिकल इक्वेशन देन ऑल द टर्म्स अपीयरिंग इन दिस इक्वेशन must have same dimension. We have three basic system of dimensions corresponding to the different ways of specifying the primary dimensions. The first one is the International System of Units or SI system, in which mass, length, time and temperature are the primary dimensions. The British gravitation system, or abbreviated as BG system, in which force, length, time and temperature are the primary dimensions. Take a look, note that force जो कि BG system के अंदर is a primary quantity, whereas in the SI system it is a secondary quantity. This is an important thing. अगर आप इसको note down करके analyze करना चाहें मज़ीद तो आप देख सकते हैं कि in the SI system हम force को in terms of length, mass and time measure करेंगे, जबकि in British gravitational system force itself is a primary quantity, जबकि mass यहाँ पे नहीं है. So mass को हम in terms of force, length and time measure करते हैं in a BG system. The third one is the English engineering system, in which force, length, mass and time along with temperature are the primary dimensions. Well, it is worth mentioning that force is a secondary dimension in SI units, as I said before. That is, the dimension of force in SI system are mass, dimension of mass into dimension of length over t square, whereas in BG system mass is a secondary dimension and has the dimension of force into time square over length. We use the Newton's second law, which is written in a simple way, that is F is equal to ma, in order to compute these dimensions in both cases. Here the constant of proportionality for the Newton's second law is a dimensionless quantity. यानी न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए अगर आप मास की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें इन बीजी सिस्टम, तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. जबकि क्योंकि मास इन अ बीजी सिस्टम इज अ सेकेंडरी क्वांटिटी, तो इसको एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी क्वांटिटी, जैसा कि यू कैन सी इन दिस स्लाइड. ऑन द अदर हैंड फोर्स is a secondary quantity in SI system, so it is expressed in terms of primary quantities in terms of dimensions of mass, length and time. Usually dimensions are expressed in curly brackets, so dimension of mass, when expressed, it will be in the curly bracket of with m inside it. Table 1 shows some primary dimensions in SI and BG systems. Well, mass, length, time and temperature are the primary dimensions and are given both in the SI and BG units. In SI units it is measured in kilogram, in meter, in seconds and Kelvin,
and in BG units these are measured in slug, foot, seconds and Rankine. It is another interesting thing which you should note down here from this table, that how it can be pursued के dimensions को link up किया जाए units से. अभी तक के लिए आप पे छोड़ता हूँ, अगर you can see it from this slide, नहीं तो we'll move onwards. जब हम units को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो you will see हम कैसे करते हैं. Well, the secondary dimensions in SI and BG systems are given in table 2. Secondary dimensions या secondary quantities के अंदर area, volume, velocity, acceleration, pressure, stress, angular velocity, energy, heat, work, power, density, viscosity, specific heat, etc. ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, और इन तमाम चीज़ों को अगर आप इस टेबल 2 के अंदर भी देखें तो हम मेजर करते हैं in terms of length, time and mass and temperature. Obviously ये तमाम चीज़ें in terms of primary quantities represent की जाती हैं, which is obvious from table 2. Again I'll say कि if you want to note it down, you can see that units are appearing in this table as well, if you are able to figure it out कि इनमें से units क्या चीज़ हैं, हमने क्या निकालना है और दोनों में interlinked किस तरीके से है. I left it for you before going into the detailed discussion of the units. Now what are the units? A unit is a particular way of attaching a number to the quantitative dimension. In other words, units are the arbitrary names and magnitudes assigned to primary dimensions adopted as standards for measurements. For example, primary dimensions of length may be measured in units of meters, feet or miles. Thus, length is a dimension associated with such variables as distance, displacement, width, deflection and height, while centimeters and inches are both numerical units for expressing length. After this slide, it should be very clear to you okay, what is the difference between a dimension and a unit. Usually distance, displacement, width, ये तमाम चीज़ें हम measure करते हैं in terms of length, primary dimension of length. लेकिन obviously there are no say rod of length L or no circle of radius R. So हम इस length R को या length L को particular कोई units देना मकसूद है in order to in order to reap the benefit of this analysis. कभी भी एनालिसिस को जब जनरली किया जाता है तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन किया जाता है, लेकिन जब पर्टिकुलरिटी के अंदर हम आएंगे तो हमें जवाब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स चाहिए होगा. अभी कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर्स, कितने माइल्स, कितने फीट, कितने किलोग्राम, इस किस्म की यूनिट्स के अंदर हमें आंसर चाहिए होगा इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट, ताकि हम फुली बेनिफिट कर सकें अपने एनालिसिस से और उसको यूटिलाइज कर सकें इन आवर रियल लाइफ. तो ये जो हम मेजरिंग क्वांटिटीज़ अटैच कर देते हैं किसी भी डायमेंशन के साथ, से लेंथ के साथ हमने किलोमीटर, से 1 फुट, से 1 माइल, ये तमाम जो चीज़ें अटैच कर दी मेजरेबल क्वांटिटीज़, एक मखसूस किस्म की लेंथ को हमने 1 मीटर क्या दिया, 1 सेंटीमीटर क्या दिया, ये यूनिट्स हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डायमेंशनल क्वांटिटी दैट इज़ लेंथ. अगेन द ग्राम्स, द किलोग्राम्स, दीज आर द यूनिट्स इन विच वी मेजर द मास and so on and so forth for time and temperature as well. System of units are different for different countries. People use to measure quantities in different way depending upon their say region or trivialness. तमाम कुछ इलाकों में चीज़ें और तरीके से मेजर होती हैं, कुछ इलाकों में चीज़ें और तरह से मेजर की जाती हैं. फॉर एग्जांपल समटाइम्स इट इज़ लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, समटाइम्स इन फीट. अब ये डिटेल फ़र्क है कि कौन से लोग कहाँ कहाँ मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर फ़ीट के अंदर मेजरमेंट करते हैं और कौन से लोग कहाँ कहाँ मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर किलोमीटर्स और मीटर्स के अंदर, centimeters के अंदर लेंथ की मेजरमेंट करते हैं. So these are different system of units which are used in different regions by different scientists. Three of these systems are important. Some of these systems are important
and we will discuss them here. The first one is ml, small t and a capital T. In the international system of units, the unit of mass is kilogram, of length is meter, and of time is second, and of temperature is Kelvin. Force as a secondary dimension has unit 1 Newton, which is measured in terms of the units of length, mass and time. The other one is obviously the British gravitational system, in which the unit of force is pound, of length is foot, of time is second, and unit of temperature is Rankine. Mass as a secondary quantity has a dimension, has a unit of slug using the dimensions of force, length and time. The third one is the English engineering system of units, in which the unit of force is pounds, that of mass is pound mass, that of length is foot, and that of time is second, and the unit of temperature is Rankine. Well, international system of units. What are the international system of units? मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को मेजर करते थे, विच इज़ चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा साइंस जो है इवॉल्व हुई, तो मुख्तलिफ रीजन के लोग एक दूसरे के एनालिसिस से बेनिफिट करना शुरू हो गए. सो ज़रूरत इस अमर की थी कि कुछ एक स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप किया जाए कि तमाम लोग उसी के अंदर मेजरमेंट करें, पर्टिकुलर साइंटिस्ट, ताकि एक दूसरे के एनालिसिस से बेनिफिट किया जा सके. वेल, टू स्टैंडर्डाइज द metric system, a general conference of weights and measures attended in 1960 by 40 countries proposed the international system of units. Since then, it is a common practice to use the SI units for all the engineering purposes. Well, the mathematical equations, homogeneous in terms of dimensions and consistent in terms of units. Note that not only must all fluid mechanics equations be dimensionally homogeneous, but also they must be consistent in terms of units. That is, in each additive term, each additive term must have the same units as well as the dimensions. All theoretical equations in mechanics and in other physical sciences are dimensionally homogeneous. That is, each additive term in the equation has the same dimensions. Take for instance a given equation, if written in the form a plus b is equal to c plus d, then all a, b, c and d have same dimensions and are expressed in similar units. In तमाम क्वांटिटीज़ की जो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अपीयर हों, डायमेंशंस भी सेम होंगी और सेम ही यूनिट्स के अंदर इनको एक्सप्रेस किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि डायमेंशंस तो सबकी सेम है. भाई तमाम क्वांटिटीज़ जो किसी इक्वेशन के अंदर अपीयर हो रही हैं उनकी डायमेंशन तो लेंथ की है, लेकिन आप किसी एक क्वांटिटी को फीट में एक्सप्रेस कर दें, किसी को किलोमीटर्स के अंदर या मीटर्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें और किसी को माइल्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें, दिस विल बी नॉट गुड. Equation must be consistent in terms of units as well. For I mean to say, if you are expressing one quantity in terms of say feet, then all the other quantities should be expressed in terms of feet as well, so that the equation should be consistent in terms of units. Take the example of Bernoulli's equation. Every term appearing in the Bernoulli's equation, जो कि हम later on in this course we will derive and analyze. Every term in the Bernoulli's equation has a dimension of force per unit length or pressure or stress per unit length square. So every term must have same dimension and as well as same units. In order to make you familiar with the basic concept of dimensions and units, we went through these some basic concepts of this topic. Further आप लोगों को familiar करने के लिए I've chosen some practice problems जो कि शायद examination point of view से तो इतने important ना हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को practice करना चाहें या dimension और units को explicitly analyze करना चाहें मज़ीद, तो you can try the example 1.1 to 1.4 from the fluid mechanics by F.M. White.
आप इन सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सोल्यूशन भी वहाँ साथ गिवन है, लेकिन कोशिश से करें खुद से सॉल्व करने की. ओनली देन यू विल बी एबल टू सी हाउ वी मैनिपुलेट बिटवीन द डिफरेंट डायमेंशंस एंड हाउ वी कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट यूनिट्स, और एक किस्म की यूनिट्स को दूसरी किस्म की यूनिट्स के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है. ऑल्दो आजकल विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें तो बड़ी आसान हो गई हैं. पर्टिकुलरली अब तो इवन सेल फोन्स के अंदर भी कन्वर्टर्स मौजूद हैं जो आप बेसिक क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. आपको फीट की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, एंड फ़ारेनहाइट की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस और केल्विन. लेकिन इन चीज़ों से अगर गो थ्रू होंगे तो ज़रा मज़ीद ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे. Now at the end, I'd like to summarize what we did in today's lecture. Initially, we went through the basic definitions of systems and surroundings, the control volume and control surfaces. के systems क्या चीज़ है, surroundings क्या चीज़ है, control volume क्या चीज़ है, और control surfaces क्या है, और इनका क्या influence है on the analysis of a fluid flow. Well, after that we discussed the fluid as a continuum, कि fluid को as a continuum क्यों डील किया जाता है, और अगर डील किया जाता है तो फिर इसके क्या consequences हैं, किस तरीके से fluid को continuum लेने से fluid की quantities जो है वो continuously behave करती हैं, continuous functions बन जाती हैं of the space, coordinates and time. Then we studied the differential versus the integral approach. After that, in detail we analyze the Eulerian and Lagrangian methods of description कि कैसे Eulerian method of analysis different है from the Lagrangian method, and we figured it out that why Eulerian method is important and more favorable for the analysis of fluid compared to that of the Lagrangian method, और क्यों ये benefit है और हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, और किस किस्म के से मुश्किल किस्म का टास्क और ईच पार्टिकल का एनालिसिस उससे हमारी जान बच सकती है यूजिंग द Eulerian's method of description. And at the end we examined the dimensions and units. We saw that how dimensions are different from the units, कैसे दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों interlinked कैसे होते हैं. Then we went through कि किस किस्म के सिस्टम्स यूज़ होते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे, अब ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी सेकेंडरी क्वांटिटीज़ हैं, और किस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने के बावजूद भी डिफ़र हो सकती हैं, और किस तरीके से हम एक क्वांटिटी को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड लास्टली वी फिगर्ड इट आउट कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, वैलिड मैथमेटिकल इक्वेशन शुड बी homogeneous in terms of dimension and consistent in terms of units. Only that will make it a valid mathematical equation. Otherwise हम इसको convert करके पहले एक valid mathematical equation बनाएंगे before doing the analysis. Then I gave you say 4 problems जो कि बहुत आसान है अगर आप उसको attempt करेंगे. Not very important as far as the examination is concerned, but they will be very helpful for you in order to get familiar with these basic concepts of dimensions and units. So with this I'd like to conclude today's lecture, and finally कोशिश यही होती है हमेशा मेरी whenever I'm teaching to my students in the classroom as well. So यहाँ पे भी यही कोशिश है कि हर लेक्चर के एंड में 1 या 2 मिनट निकाल के कुछ चीज़ आपसे डिस्कस की जाए which may prove beneficial for you, for us and for this society as well. पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ में शऊर का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, वरना there is no difference हम डिग्री लेके भी अगर कुछ ना कर सकें. So today's quote for you is that to acquire knowledge one must study, but to acquire wisdom one must observe. हम इल्म तो हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन विज़न डेवलप करने के लिए हमें ऑब्ज़र्व ज़रूर करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कोट एंड वेरी ब्यूटीफुल लॉ एज़ फार एज़ मैथमेटिक्स इज़ कंसर्न. आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना देखें, शुरू करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, मैथमेटिक्स को अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखें.
फ्लूइड मैकेनिक्स को अपने गिर्द होता हुआ देखें, तब जाके आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करना शुरू करेंगे जहाँ तक फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है। और जनरली भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, कैसे क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ गलत है, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें ऑब्ज़र्व करने के थ्रू, तभी आप तालीम का बेसिक जो मकसद है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। सिर्फ उसी सूरत में हम सब मिल के एक अच्छी पढ़ी लिखी और महज़्ज़ब सोसाइटी बना सकते हैं, ओनली बाय डिफ्रेंशिएटिंग good from bad and adopting the good things for ourselves and for our society and for our country as well. I hope कि आज का लेक्चर beneficial हुआ होगा आपके लिए. Again, after this lecture, try to note down whatever you learn, try to do it yourself and try to go through the basic concepts on your own instead of memorizing things. Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side. Allah Paak aapko आसानियाँ दे बहुत ज़्यादा.